हेलो बच्चों। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। यानी हर संस्था में अलग अलग प्रकार से वस्त्रों की देखभाल होती है और रखरखाव होता है। तो अगर हम ये चैप्टर के बारे में समझें तो हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हमें वस्त्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। विभिन्न संस्थाओं जैसे अस्पतालों और होटलों में कैसे कपड़ों की देखभाल होती है, कौन कौन से आवश्यक उपकरण हैं जिनका उपयोग कपड़ों के रखरखाव में होता है और इस क्षेत्र में जीविका के क्या अवसर हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने कपड़ों की कितनी देखभाल करते हैं, यानी जो भी परिधान और अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं उन्हें हम किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखते हैं। जैसे अगर आप देखो तो हर कपड़े के अपना महत्व है। आप कुछ कपड़े रोज़ाना पहनते हो, कुछ कपड़े शादी पार्टी या किसी अवसर पर पहनते हैं, कुछ कपड़े जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स पहनते हैं और मास्क लगाते हैं। होटलों में आपने देखा होगा आग बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड में लोग आते हैं उनके कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। और जो कर्मचारी किसी साइट पे काम करते हैं, आपने देखा होगा जैसा कि अगर आप यहाँ पर चित्र में देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल अलग अलग तरीके के कपड़े हैं। तो इन कपड़ों की देखभाल भी जो है वो उसी प्रकार से की जाती है, क्योंकि इनमें कुछ विशेष प्रकार के विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण इनका उपयोग उन संस्थाओं में होता है। और इन कपड़ों को हम लंबे समय तक प्रयोग करें और वो उनकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे, तो इसका सबसे सरल उपाय जो है वो ये है कि हम कपड़ों की अच्छी देखभाल करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम अच्छे से देखभाल करेंगे तो हमारे कपड़े ज़्यादा लंबे समय तक साफ, अच्छे और अपने विशेष गुण जो उनमें हैं उनके साथ बने रहेंगे, यानी हमारे कपड़े लंबे समय तक चलेंगे। तो बच्चों, वस्त्रों की देखभाल करने के दो पहलू होते हैं। पहला कि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, यानी उनमें कोई फिज़िकल डैमेज ना हो, यानी वो फटे ना, वो खराब ना हो, वो जले ना, है ना, यानी वो बिल्कुल जिस तरीके के हैं उसी तरीके से रहें, उनमें कोई बाहर से खराबी ना आए। दूसरा होता है उनमें जो दाग धब्बे और गंदगी है उनको हटाने के लिए जो हम अलग अलग प्रकार की विधियों का या प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, ताकि उन कपड़ों में वैसी ही चमक और उनका रूप रंग जो है वो बना रहे और वो खराब ना हो। यानी आप अपने कपड़ों की देखभाल दो तरीके से करती हैं। एक तो आप ध्यान रखती हैं कि वो फटे ना, उसको कोई नुकसान ना हो, और दूसरा आप ये ध्यान रखती हैं कि उनका जो रंग है, उनकी जो चमक है वो इस प्रकार से बनी रहे जैसा कि वो आपने नई खरीदी थी। तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हमारे कपड़े ज़्यादा लंबे समय तक नए जैसे दिखें, और उसी के लिए हम विभिन्न उपाय अपनाते हैं। तो आओ बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इन वस्त्रों की देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विज्ञान और कला का संगम है वस्त्रों की धुलाई। वो कैसे? देखो, विज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे वस्त्रों की धुलाई में काम आते हैं। जैसे आप देखो कि वस्त्रों के दाग धब्बे हटाने के लिए हम जो भी उपाय करते हैं, चाहे डिटर्जेंट का यूज़ हो, चाहे हम किसी, आजकल आपने मार्केट में देखा होगा ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे मार्केट में मिलते हैं। ब्लीच है, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट हैं, सर्फ एक्सेल, टाइड, है ना। ये सारे वैज्ञानिक तकनीकों और सिद्धांतों से बनाए गए हैं ताकि कपड़ों से दाग धब्बे मिट सकें और वो उनमें नई जैसी चमक रहे। तो ये एक तरीके से विज्ञान का सिद्धांत है वस्त्रों की धुलाई में।
और वहीं वस्त्रों का जो धुलाई है वो एक कला भी है। वो कैसे है कि जो आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए हम विशेष कौशल यानी अपने कौशलों का उपयोग करते हैं, वो कला के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हो, उन्हें तह करके रखते हो और अलग अलग कपड़ों को अलग अलग उनकी देखभाल के हिसाब से रखते हो। तो ये सारी चीज़ें एक उनको आकर्षक बनाने के लिए जो यूज़ की जा रही है वो कला के क्षेत्र में आती हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो वस्त्रों की धुलाई है वो विज्ञान और कला का संगम है। अब अगर हम पढ़ें कि कौन कौन से उपकरण हैं जो हम वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के लिए यूज़ करते हैं, आपने ये सब चीज़ें अपनी डेली लाइफ में भी आप लोग देखते हो कि हमको अपने अलग अलग प्रकार के कपड़ों की अलग अलग देखभाल करनी होती है। जैसा कि आप देखो तो जो सिल्क के कपड़े हैं या भारी कपड़े हैं, लहंगा वगैरह, वो हम ड्राई क्लीन कराते हैं, क्योंकि अगर हम वो साबुन या सर्फ से धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। उसी प्रकार से कुछ ऊनी कपड़े होते हैं जिनको साबुन ख़राब कर देता है, तो हम उन्हें ईज़ी में या फिर एक माइल्ड बिल्कुल सौम्य डिटर्जेंट से धोते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव है वो कई सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे उनका रेशा कैसा है, धागे का प्रकार कैसा है, कहाँ किस प्रकार का कपड़ा है। तो ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि हमें कौन सी प्रक्रिया का या कौन से उपकरण का उपयोग करना चाहिए और कौन से डिटर्जेंट साबुन का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा जब आप प्रेस करते हो तो उसमें काफ़ी सारे बटन में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं कि कॉटन का, सिल्क का, है ना। क्योंकि हर कपड़े का इस्त्री करने का या प्रेस करने का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि हम कपड़ों की सफाई उसी के अनुरूप कर सकें। तो अब अगर हम पढ़ें तो जो वस्त्रों की देखभाल के विभिन्न उपकरण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धुलाई के लिए उपकरण यानी वॉशिंग इक्विपमेंट्स। दूसरा है ड्राइंग इक्विपमेंट्स, सुखाने के उपकरण। तीसरा है आयरनिंग या प्रेसिंग इक्विपमेंट्स यानी इस्त्री और प्रेस करने के कौन कौन से उपकरण हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे धुलाई के उपकरण यानी हम कपड़े को धोने के लिए किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में यानी हम आजकल किस प्रकार से कपड़े धोते हैं। पहले के ज़माने में या आजकल भी कई घरों में बाल्टी और जो ब्रश वगैरह का और कपड़े रगड़ने वाले तख्त, इनका प्रयोग किया जाता है। और कुछ शहरों में या कई घरों में आज समय की कमी के चलते इन कपड़ों को धोना मुश्किल माना जाता है, तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, धुलाई वाली मशीनों में कपड़े धोते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो अगर हम पढ़ें तो ये 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले है मैन्युअली ऑपरेटेड यानी हस्तचलित, जिसे हम हाथ से चलाते हैं, जिसमें सारा काम हाथ से करना होता है, यानी डिटर्जेंट डालना, पानी डालना, ऑन स्विच ऑफ करना, ऑन करना, ये सारे काम हम खुद करते हैं। दूसरी होती है अर्ध स्वचालित यानी आधा मशीन इलेक्ट्रिक बेसिस पे, यानी बिजली से काम आधा होगा, आधा हमें खुद करना पड़ता है। ये सामान्यतः आपने देखा होगा 2 टब वाली वॉशिंग मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटिक, यानी हमें वस्त्र को धोना होता है तो धुलने के लिए तो बिजली का उपयोग होता है, परंतु उन्हें निकालने के लिए और एक टब से दूसरे टब में डालने के लिए हमें खुद उठा के उन्हें डालना पड़ता है, यानी हमें उनमें ये अर्ध स्वचालित होती हैं। ठीक है, तो धोने वाले व्यक्ति को मशीन चलाने के लिए और मशीन तक पानी पहुंचाने का जो कार्य है वो स्वयं करना पड़ता है। पूर्णतः स्वचालित मशीन में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ कपड़े डाल के उसमें सेटिंग कर देनी होती है और वो जो सेटिंग होती है वो उस हिसाब से कपड़े धुलते हैं और सूखते हैं। और वो जब अंत में सारे कपड़े धुल के सूख जाते हैं तो वो जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो बंद हो जाती है। सिर्फ स्विच ऑन करना होता है और डिटर्जेंट उसकी जगह पे डालना होता है और लास्ट में कपड़े धुल के सूख करके बंद हो जाती है मशीन और वो कपड़े हम निकाल सकते हैं उसके बाद, यानी हमें इसमें
कोई भी बीच में कपड़े धुलने के दौरान या सूखने के दौरान कोई काम नहीं करना पड़ा। तो ये मशीन उस प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त होती है जिनके पास समय का अभाव होता है या जिनके पास समय नहीं है ध्यान देने के लिए। आप देख सकते हो चित्र में मैनुअल वॉशिंग मशीन कैसी होती है जो हाथ से चलती है, दूसरी अर्ध स्वचालित कैसी होती है, और तीसरी फुली ऑटोमेटिक यानी पूर्णतः स्वचालित मशीन कैसी होती है। स्वचालित जो धुलाई मशीन है उसमें उनका प्रचलन है वो निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है जल भरना, यानी धुलाई की शुरुआत में हमें पानी डालना होता है मशीन में, ठीक है। जबकि पूर्णतः स्वचालित में ऑलरेडी पाइप लगा होता है, आपको केवल नल खोलना होता है और वो मशीन में पानी कपड़ों के हिसाब से खुद भर जाता है। जल स्तर नियंत्रण, मशीन में कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए वस्त्र के अनुरूप उचित जल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन भरी हुई है और उसमें पानी बहुत कम है। और जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन है उससे हमें पानी खुद देखना पड़ता है कि हमें कपड़ों के हिसाब से कितना पानी डालना है। जबकि पूर्णतः स्वचालित में हमें कुछ नहीं करना, मशीन खुद ही कपड़ों को सेंस करके अपने हिसाब से पानी ऐड कर देती है। जल के तापमान का नियंत्रण भी हमें खुद ही करना होता है। जो मैनुअल मशीन होती है, स्वचालित मशीनों में बटन होता है जिसमें उसको सेट कर दिया जाता है, वो खुद ही पानी गर्म उसमें होता है अलग अलग तापमान का। धुलाई देखो किस प्रकार से होती है। धुलाई तीनों मशीनों में अलग अलग प्रकार से होती है। तो पहली जो धुलाई है वो है आलूडन यानी एजिटेशन में क्या होता है, यह परिचालन ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों में होता है। इसमें एक ब्लेड होती है जो दोनों दिशाओं में या फिर एक दिशा में घूमती है, और जो टब में घोल होता है, पानी होता है, उसमें प्रवाह उत्पन्न होता है और वो कपड़े को घुमाता है और घर्षण से कपड़ों में जो धूल या मैल है वो घोल में आ जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। दूसरा है आपका स्पंदन यानी पल्सेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम कपड़े मशीन में डालते हैं तो कपड़े ऊपर की दिशा में स्पंदन होते हैं, यानी ऊपर को आते हैं और नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, जिससे कपड़ों से तेज़ी से जब वो घूमता है तो सारा मैल निकल जाता है। तीसरा है टम्बलिंग या आपतन। इसमें ये जो मशीन है जो सामने से चलती है, यानी आप कह सकते हो जो पूर्णतः स्वचालित मशीन है, इसमें ये वाला इस प्रकार से धुलाई होती है। इसमें जो टब होता है वो गोल गोल घूमता है जब आप कपड़े डालते हैं, और उसके बाद वो जो प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक जाते हैं और धुलाई वाले जल में गिर जाते हैं। इसका अर्थ है कि कपड़े धुलाई वाले घोल से गुजरते हैं, जबकि अन्य प्रकार में धुलाई का घोल कपड़ों से गुजरता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की धुलाई होती हैं, तीनों प्रकार की मशीनों में अलग अलग तरीके से। धुलाई की मशीन में मॉडल, आकार और उसमें एक बार में धोए जाने वाले वस्त्रों के आधार पर प्लास्टिक, धातु जैसे एल्युमिनियम इत्यादि अथवा बेकेलाइट जैसे पदार्थों से बनाया जाता है। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जो बीच का पार्ट होता है जो गोल गोल घूमता है वो अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है, और उसमें जो टब है आपने देखा होगा ज़्यादातर जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है उनमें स्टील का टब होता है और बाकी 2 मशीन में प्लास्टिक का होता है। तो ये जो है मशीन के हिसाब से और वजन के हिसाब से बनाया जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें तो रिंसिंग यानी धुलाई के बाद की जो प्रक्रिया है वो होती है खंगालना या रिंसिंग। खंगालने में क्या होता है कि जो कपड़ों का घोल, जो गंदा पानी है, जो मैल कपड़ों से निकल कर आया है, उन कपड़ों को हमें अच्छी तरीके से खंगालना होता है ताकि उनका जो मैल और साबुन है वो बाहर निकल जाए। और अगर इस तरीके का रिंसिंग नहीं होगा, खंगालेंगे नहीं, तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं और वो गंदगी जो होगी, पानी में जो गंदगी निकली थी वो उन्हीं में रह जाएगी। तो धुलाई के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है खंगालना। उसके बाद लास्ट में जो स्टेप आता है जब कपड़े धुल जाते हैं तो जल निष्कर्षण, यानी जो कपड़े को खंगालने के बाद जल रह जाता है कपड़ों में
वो निकलना। जैसे कि आप अगर मैनुअल भाषा में बोलो अपने, जब आप हाथ से कपड़े धोते हो तो इसको हम कहेंगे निचोड़ना। निचोड़ना से क्या होता है, जो कपड़ों में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। तो ये भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जो पानी धुलने के बाद कपड़ों में है वो सारा निकल जाए। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है चक्रण। चक्रण यानी स्पिनिंग, यानी गोल गोल जब आप कपड़ा डालते हो तो वो 300 RPM यानी 1 मिनट में 300 चक्कर लेता है और इतनी तेज़ी गति से घूमता है। तो जो उसमें पानी है वो ऊपर की तरफ आता है और फिर वो बाहर की तरफ पाइप या पाइप के द्वारा फेंक दिया जाता है बाहर। दूसरा है तली निकास। तली निकास का मतलब है जो छिद्रित टबों वाली मशीन होती है उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो तले में आ जाता है और नली जो उसमें लगी होती है या नल लगा होता है पाइप, उसके द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार जो है टब जो चक्रण करता है, घूमता रहता है, वो बचा कुचा जल बाहर निकाल देता है। तीसरा होती है आपकी तली निकास और चक्रण का संयोजन, यानी जो दोनों ऊपर विधियाँ दी हैं उन दोनों का संयोजन होता है। तो वो जो मशीन है वो चक्रण करती है और उसके बाद पानी बाहर फेंक देती है और जो जल अगर बच जाता है तो चक्रण की अवधि में मशीन के तल से बाहर निकल जाता है। इस पद्धति द्वारा जल का श्रेष्ठतम निष्कर्षण होता है और यह टब के तल से पड़ी जो भारी गंदगी को और जल को निकाल देता है। चक्रण के समय जो वस्त्र में से जल निकलता है वो चक्रण की गति पर निर्भर करता है, यानी कितनी तेज़ी से जो टब है वो घूमेगा। चक्रण की गति जो होती है वो 300 से लेके 1000 RPM तक हो सकती है, 333 से लेके 1100 RPM तक। और वस्त्रों के लगभग सूखने पर जो है वो चक्रण रोक दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कपड़े बहुत ज़्यादा निचोड़ जाएंगे, जिससे उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं जो बहुत मुश्किल से हटती हैं। सुखाने के उपकरण के बारे में अब हम जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा धुलाई कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं धुलाई में। तो सबसे पहले जो हमने धुलाई के स्टेप्स में पढ़ा वो पहला आलोड़न, स्पंदन, अवपतन, चौथा पड़ा खंगालना और पांचवा पड़ा जल निष्कर्षण, जो भी 3 प्रकार से था। तो कपड़े की धुलाई के बाद अब जो अगली प्रक्रिया आती है वो आती है सुखाने की प्रक्रिया। तो सुखाने के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? कई इंस्टीट्यूशंस में या संस्थाओं में, जैसे कि आपने देखा हॉस्पिटल में, होटल्स में और कई जो ऐसी संस्थाएं जहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पे कपड़े सुखाने के उपकरण भी होते हैं जिनको हम ड्रायर कहते हैं, यानी कि जो कपड़ों को ड्राई करते हैं। तो ये जो ड्रायर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कि ड्रायर द्वारा अपेक्षाकृत कम तापमान की हवा को तेज़ी गति से छोड़ा जाता है, यानी कम तापमान है और उन्हें तेज़ी गति से छोड़ा जाता है ड्रम में। इस प्रकार के शुष्क में कमरे की हवा मशीन में सामने के पैनल से नीचे से प्रवेश करके ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से प्रभावित होकर वस्त्रों में से होती हुई एक निकास नली से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार के शुष्क से कमरे का तापमान और आर्द्रता सामान्य बनी रहती है, यानी इसमें कम तापमान, जो ड्रायर है उसके अंदर तापमान कम होता है लेकिन वो कम तापमान की हवा नीचे पैनल से प्रवेश करके फटाफट कपड़ों से गुजरती है और ऊपर से बाहर निकल जाती है। तो इसमें टेम्परेचर और नमी जो है वो दोनों सामान्य रहते हैं। जबकि दूसरी विधि में क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे आती है, तेज़ी से नहीं आती, धीरे धीरे आती है और उसके बाद वो कपड़ों से शुष्क के शीर्ष छिद्रों के माध्यम से, यानी जो उस टब में छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनसे जाती है और पंखा जो उसमें लगा होता है उसके द्वारा खींच ली जाती है। फिर वो नीचे से गुजरते हुए बाहर जो पाइप लगा होता है उससे बाहर चली जाती है। तो बच्चों दोनों में क्या अंतर था? दोनों में अंतर ये है कि पहली वाली विधि में कम तापमान में तेज़ी से हवा को छोड़ा जा रहा है और दूसरी विधि में धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। तो अगर आप देखो
अगर ड्राइंग करने के बाद भी कपड़ों में नमी रह जाती है तो उन्हें घास में, धूप में, रस्सी में टांग के या कपड़े वाले स्टैंड में टांग के सुखाया जाता है। कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया होती है। कपड़े जब सूख जाते हैं तो आपने देखा होगा कपड़ों में इस्त्री करते हैं ताकि वो और आकर्षक दिखें। आपने देखा है अगर हम गंदे बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे तो वो आकर्षक नहीं लगते, चाहे वो कितने भी सुंदर हों, बट अगर उनमें प्रेस नहीं होगी तो वो ख़राब से लगते हैं। तो प्रेस करना कपड़ों में इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उन्हें सुंदर, आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। तो जो तीसरा कपड़ों की देखभाल में जो तीसरा महत्वपूर्ण चरण है वो है इस्त्री करना या गरम प्रेस करना। तो हम जानते हैं इस्त्री जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वस्त्रों पर प्रयोग के दौरान या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल करने के लिए किया जाता है। यानी जो उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं धोने या फिर सुखाने के दौरान, हम उनको हटाने के लिए इस्त्री या प्रेस का उपयोग करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हम जानते हैं। तो इस्त्री तथा प्रेस करने के लिए एक अस्थायी या स्थायी स्थान होता है। यानी आपने देखा होगा अगर हम लोग घरों में प्रेस करते हैं तो अस्थायी स्थान होता है, यानी हम कहीं पे भी बेड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर प्रेस करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वहाँ पे एक स्थान होता है जहाँ पे सारे कपड़ों की इस्त्री की जाती है। इसी प्रकार हस्तियों इस्त्रियों में चिकनी धात्विक सतह होती है। अब आप ये जानते हैं कि प्रेस जो होती है आपने सभी ने देखी होगी कि उनकी सतह होती है, कैसी होती है, सीधी एकदम धात्विक सतह होती है। और कपड़ों गरम करके जिसको हम कपड़े पर क्रीज बनाने के लिए या सिलवट हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रेस होती हैं, आजकल तो ज़्यादातर ही हैं, जो विद्युत संचालित होती हैं, यानी बिजली से चलती हैं। और इसके अलावा आपने कई जगह देखा होगा अभी भी कोयले वाली इस्त्रियों का प्रयोग करते हैं। और आजकल नई जो प्रेस आती हैं या इस्त्री हैं वो स्टीम वाली आती है, यानी भाप उत्पन्न करती हैं। उनमें वो यंत्र फिट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो। अगर हम देखें बच्चों यहाँ देखो किस प्रकार से वस्त्र में प्रेस हो रही है। ये एक स्टीम आयरन है, यानी इससे यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भाप निकलती है। इसमें वो स्टीम वाला या भाप वाला यंत्र होता है और ऊपर से यहाँ से इसमें पानी डालना होता है और वो पानी भाप बन के कपड़ों में इस तरीके से भाप उत्पन्न करता है और उसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखो ये कोयले वाली इस्त्री है। आपने कई जो प्रेस करने वाले आते हैं उनके पास देखा होगा इस प्रकार की कोयले की इस्त्री होती है जिसमें यहाँ पर गर्म कोयले पड़ते हैं और उन कोयलों की वजह से ये जो यहाँ पे धातु की प्लेट लगी होती है इस्त्री में, है ना, तो ये जो इस्त्री होती है ये कोयले की वजह से गर्म होती है। और जो आप लास्ट में देख सकते हो वो गैस की इस्त्री है, यानी उस गैस होती है जो उसे गर्म करती है। तो बच्चों अलग अलग प्रकार की प्रेस होती हैं, इनका भार भी अलग होता है, 1.5 से या 1.5 से 3.5 kg तक होता है। और जो मोटे भारी कपड़े होते हैं जैसे पर्दे, चादर, उनके लिए भारी प्रेस का उपयोग किया जाता है, ज़्यादा वजन वाली। तो आप सभी देख रहे हो आजकल हमारे घरों में जो होती हैं वो बिजली से चलने वाली प्रेस होती हैं। और आजकल गैस से चलने वाली इस्त्रियों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गैस से चलने वाली जो है वो कोयले से चलने वाली इस्त्री की अपेक्षा थोड़ी सस्ती होती है। उसके अलावा बच्चों धोबी, आप सभी जानते हैं धोबी कौन होता है। जो धोबी एक तरीके का ये व्यवसाय है, जो लोग घर से रोज़ या फिर कई संस्थानों से कपड़े लेकर के जाते हैं, उन्हें धोने, सुखाने और प्रेस करने का काम करते हैं। और इस प्रकार के धुलाई घर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, इतने बड़े बड़े धोबी घाट होते हैं या धुलाई घर होते हैं जहाँ पे लॉन्ड्री की जाती है, यानी कपड़े धुलाई किए जाते हैं। और धोबी की सेवाएं कई जगह जो होती हैं वो आप धोबी घर में आता है और वो कपड़े लेकर चला जाता है, कपड़े देने आता है। तो इस प्रकार से धोबियों का चलन भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में, ये हॉस्टल वगैरह में होता है। तो इसके अलावा बच्चों ड्राई क्लीनर्स, आप लोगों ने जानते हैं जगह जगह पे
शहरों में जो है ड्राई क्लीनर्स होते हैं, दुकानें होती हैं जो ड्राई क्लीन करती हैं, उसमें क्या होता है, अधिकतर जो महंगे कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा कोट पैंट है, महंगी महंगी साड़ियाँ हैं और लहंगे हैं जो हम घर पे नहीं धो पाते, तो वो हम कपड़े अगर किसी डिटर्जेंट से घर पे धो देते हैं तो उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो वो कपड़े, उनमें से दाग छुड़ाने के लिए हम लोग उनको ड्राई क्लीनर्स को देते हैं और वो क्या करते हैं, आसानी से उन दागों को छुड़ा देते हैं। एक जो आपने देखा होगा हॉस्टल, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं, अस्पताल वगैरह भी ड्राई क्लीनर्स की सुविधा उनके वहाँ उपलब्ध होती है। उसके अलावा आजकल आप देखो कि ड्राई क्लीनर्स का बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय, जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोग समय कम होने के चलते, और आजकल काफ़ी जो शादियाँ और पार्टियाँ वगैरह होती हैं तो लोग रिज़ॉर्ट्स वगैरह में, होटलों में ये सारे कपड़े जो हैं उनके पास धुलने के लिए जाते हैं। तो अगर आप बच्चों देखो, व्यावसायिक धुलाई घर क्या होते हैं, व्यावसायिक धुलाई घर से हमारा मतलब है जो बड़ी बड़ी होटल, कंपनियां, रिज़ॉर्ट वगैरह होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, उनमें एक अलग से धुलाई घर होता है जहाँ पर अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे धुलाई के लिए एक स्थान होता है, सुखाने और प्रेस करने के लिए अलग स्थान होता है। तो ये सारे जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े बहुत, जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों में, इन धुलाई घरों में रंगाई और पॉलिश वाली भी सुविधा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी संख्या में कपड़े धुलते हैं, तो इसीलिए बड़े बड़े उपकरण और मशीनें लगी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि एक व्यावसायिक धुलाई घर ऐसा होता है। बड़ी बड़ी, यहाँ देखो, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं कपड़े धोने के लिए। लगभग 100 किलोग्राम या उससे भी अधिक की मशीनें होती हैं। तो इनमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, धोने के लिए अलग जगह होती है, सुखाने के लिए अलग होती है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इनके पास होते हैं। और उसी प्रकार से एक रिकॉर्ड पद्धति इनके पास होती है, यानी वहाँ पे कौन से, इतनी ज़्यादा संख्या में कपड़े धुलते हैं कि उनको रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन से कपड़े आए हैं, उनकी जांच होती है, कोई उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, या उनमें क्या, कौन सी विशेष देखभाल की ज़रूरत है। तो उस प्रकार से उनको, उनका रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी संख्या में आए हैं, कितने, किस प्रकार के हैं, कितनी तारीख को लिया है, कितनी तारीख को देना है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर कोई कपड़ा ड्राई क्लीन करने देते हो तो वहाँ वो कैसे आपको पहले पर्ची में लिखते हैं कि आपने क्या दिया है। जैसे आपने साड़ी दी है, सूट दिया है, कितने नंबर्स हैं, यानी कितने हैं, 1 है या 2 हैं। उसके बाद उनमें दाग कहाँ पे लगा है वो ये भी देखते हैं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। उसके बाद उसमें टैग लगाते हैं, यानी वो एक रिकॉर्ड रखते हैं पूरा। तो ये एक प्रकार की पद्धति है। तो बच्चों, उसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो अगर हम देखें बड़े बड़े संस्थान जैसे अस्पताल, जेल, होटल, यहाँ पे बहुत सारे गद्दे और चादरों, वर्दियों का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो संस्थाएं होती हैं, धुलाई घर यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे लोग होते हैं, अलग अलग जगहों पे मशीन्स लगी होती हैं, यानी धुलाई घर होते हैं एक, जहाँ पे ये सारा काम किया होता है। तो जब बड़ी मात्रा में इतने बिस्तर की चादरें और सारे कपड़े परिधान वगैरह है जैसे हॉस्पिटल में, तो ये सब धुलना होता है। तो ये एक विशेष स्थान इनके लिए होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अस्पतालों में किस प्रकार के धुलाई घर होते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्पतालों में कितना ज़्यादा बीमार लोग होते हैं, वहाँ पे संक्रमण होने की समस्या होती है। तो वहाँ पे स्वस्थ और अच्छे साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से वहाँ पे इस प्रकार से सफाई होती है, रोज़ डेली बेसिस पे होती है, ताकि जो भी पूरी तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा सके। और जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, फेंक दी जाती हैं। जो डिस्पोजेबल होती हैं रोज़ यूज़ नहीं कर सकते, और जो रोज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे चादरें हैं, ड्रेस हैं, चाहे वो डॉक्टर की ड्रेस है, नर्सिस की ड्रेस है,
या पेशेंट के कपड़े हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। तो जो संक्रमण वाली होती हैं, जिनमें संक्रमण की संभावना अधिक होती है, उन कपड़ों को जला के नष्ट कर दिया जाता है। और बाकी जो हैं उनको अलग ले जाया जाता है धोने के लिए। ठीक है, बाकी जो सूती वस्त्र हैं वो ज़्यादातर धुलते हैं। और आप अगर देखो तो इस प्रकार से जो दाग धब्बे होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जो मेन आवश्यकता है वो है उनका डिसइंफेक्टेंट हो जाना, यानी उनका उनसे जो भी अगर उनमें गंदगी है वो हट जाना, उनमें कीटाणु वगैरह जीवाणु वगैरह अगर हैं तो उनको अच्छी तरीके से हटा देना कपड़ों से। तो यहाँ पे इस एक तरीके से सजाने के लिए कपड़ों का यूज़ नहीं होता है, बल्कि उन्हें अच्छी तरीके से प्रेस भी नहीं किया जाता है। और अ, इसके अतिरिक्त वस्त्रों की मरम्मत करके उन्हें सुधारना या अनुपयोगी सामग्री का निष्कासित करना उपेक्षित सेवाओं में शामिल कई कई जगह पे किया भी जाता है, कहीं पे नहीं भी किया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि अस्पताल का धुलाई घर कैसा होता है, कितना बड़ा होता है। वहाँ पे अलग अलग चरण होते हैं, जैसे जो अलग अलग विभाग होते हैं हॉस्पिटल में, आपात विभाग, ओपीडी जो बाह्य रोगी विभाग है, या ऑपरेशन थिएटर है, तो वहाँ से सारे कपड़ों को लाया जाता है। उसके बाद उनको छांटा जाता है, यानी चादरें अलग की जाती हैं, रोगी के अलग, डॉक्टर के अलग, कंबल हैं तो वो अलग, सारे कपड़ों को अलग अलग छांटा जाता है। उसके बाद उन वस्त्रों की धुलाई की जाती है। उसके बाद जल निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद उन कपड़ों को सुखाया जाता है। फिर अगर ज़रूरत होती है तो प्रेस किया जाता है, और उसके बाद उनको पैक करके रख दिया जाता है, और जहाँ जहाँ पे भी उनको जिस जिस वार्ड में या जहाँ पे भी ज़रूरत है उन्हें भेज दिया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आप अगर देखो तो जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें 1800 से 2000 तक के अराउंड बेड होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं, जनरल वार्ड अलग है, ऑपरेशन का अलग है। तो बहुत सारा इतनी सारी चादरें, इतने सारे कपड़े होते हैं कि वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग विभाग बना दिया जाता है, जैसे कुछ लोग कपड़े इकट्ठा करके लाएंगे, कुछ लोग उनको अलग करेंगे, कुछ लोग उनको धुलेंगे, कुछ लोग उनको प्रेस करेंगे। तो ये एक तरीके का स्टेप है, बहुत सारे स्टेप्स रखे जाते हैं और अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, और उन सभी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि 1000-2000 कपड़े अगर डेली धुलेंगे तो उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा कपड़ा कौन से विभाग का है, कितनी चादरें हैं, कितनी पेशेंट की ड्रेस है, कितनी डॉक्टर की ड्रेस है ना। तो ये एक रिकॉर्ड रखने की पद्धति होती है। तो जैसा कि आप सामने पिक्चर में देखोगे, कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड रखा जाता है। आप देखो यहाँ पे अस्पताल का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे रसीद नंबर लिखी हुई है, देने वाले का नाम, यानी कौन कपड़ा दे करके गया, कितनी तारीख थी, किस समय में दे करके गया। उसके बाद यहाँ पे संख्या लिख दी जाती है, यानी चादर अगर सपोज़ 10 चादरें हैं या 100 चादरें हैं तो यहाँ पे संख्या लिखी जाती है। तो हर एक, आप देख सकते हो, हर एक कपड़े का अलग अलग नाम लिखा जाता है, और उसके आगे उनकी संख्या लिखी जाती है। इससे क्या होता है कि एक रिकॉर्ड रहता है, और ये रिकॉर्ड फिर आगे इस संख्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या में कपड़े हैं, तो उनको मैनेज करने में आसानी होती है, उनके प्रबंधन में आसानी होती है। तो बच्चों, कुछ इस तरीके से जो होता है होटल में धुलाई वगैरह होती है, कपड़ों की देखभाल कुछ इस तरीके से होती है। उसके अलावा आता है बच्चों होटल। आप जानते हैं, आप कई बार अगर कहीं घूमने गए हैं, होटलों में गए, तो आपने देखा होगा कि होटलों में या रेस्टोरों में कितना अच्छी तरीके से जो है ये सारी देखभाल की जाती है, उनकी सजावट का ध्यान रखा जाता है। तो आप देखो तो तौलिया, चादर वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा जाता है, साफ़ सफाई से, ताकि जो भी है उसको अच्छा लगे, और हर कोई जो है वो साफ़ सुथरी चादर या साफ़ सुथरे कमरे में रहना पसंद करता है। तो इन जो होटल इंडस्ट्री है या होटल में है,
यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखो तो कुछ इसी तरीके से होटल में ऐसे धुलाई घर होते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। हर होटल के कमरे के जो चादरें हैं वो अलग अलग कमरे की चादरें डेली धोई जाती हैं। डेली वहाँ पे हाउसकीपिंग होती है, मतलब रोज़ चादर बदलना और तकिए के कवर बदलना और कमरे में साफ़ सफाई रोज़ होती है। वहाँ स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि अगर किचन के में कोई शेफ़ काम कर रहा है तो उसके कपड़े साफ़ हों, कोई रिसेप्शन में है उसके कपड़े साफ़ हों, तौलिया वगैरह जो भी रोज़ अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए साफ़ हो। तो यहाँ पे एक विशेष स्थान होता है जहाँ पे ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कपड़ों की गुणवत्ता और सब कुछ अच्छे तरीके से रहे, ताकि जो आए उन्हें भी पसंद आए और उस होटल का नाम भी बना रहे। तो यानी होटल के धुलाई घर भी कुछ इसी तरीके से होते हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में कपड़ों की धुलाई और रख रखाव का काम किया जाता है। उसके अलावा है बच्चों, इस क्षेत्र में यानी वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के क्षेत्र में जीविका की तैयारी किस प्रकार की जाती है। तो बच्चों, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कपड़ा धोना जो है वो एक प्रकार की कला और विज्ञान का संगम है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कपड़ा किस प्रकार का है। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई भी कपड़ा उठा के कैसे भी धोना है, धो देना है। आपने इससे पहले भी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कपड़ों को किस तरीके से धोया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम सारे कपड़े ऊनी हों, चाहे सिल्क हों, चाहे कॉटन हो, सूती के कपड़े हों, सारे एक साथ धोते हैं, या फिर रंगीन कपड़ों को जिनसे रंग निकलता है उन्हें सफ़ेद कपड़ों के साथ धोते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। हमें हर कपड़े को धोते समय ध्यान देना होता है कि वो किस टाइप का है, उसको किस धागे से बनाया गया है, उसमें किस तरीके का रंग है, उन पर किस प्रकार का काम किया गया। आपने देखा होगा उसमें बहुत कढ़ाई है, स्टोन्स लगे हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से वॉशिंग मशीन में या डिटर्जेंट डाल के नहीं धो सकते, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। उनसे सारा जो सजाया गया है वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक प्रकार की, आप देखो तो कला और विज्ञान का संगम है। तो हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमें ये सारी प्रक्रियाएं जो हमने पढ़ी उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि धुलाई में कौन कौन से चरण होते हैं, धुलाई की प्रक्रिया कैसी होती है, कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से उन मशीनों की देखभाल करनी चाहिए, ड्रायर की हो, चाहे वॉशिंग मशीन की हो, चाहे प्रेस की हो। इस चीज़ का ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, अगर हम देखें तो वस्त्रों की देखभाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वस्त्र अथवा परिधान निर्माण, वस्त्र और परिधान में विशेषज्ञता प्राप्त लोग जो है स्व उद्यमी गतिविधियों में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी अपना बिजनेस खोल सकते हैं। आप चाहें तो महिलाएं, आपने देखा होगा कई हैं जो घर से ही ये काम करती हैं, कपड़े धोने का काम कर सकती हैं। उसके अलावा कई गृह जो अस्पताल वगैरह हैं, कंपनियां हैं, रेलवे में चाहे विमान विभाग हो, चाहे अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनमें भी बहुत धुलाई घर होते हैं हॉस्टल्स वगैरह में, जहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। इसके अलावा बच्चों, हम खुद का बिज़नेस खोल सकते हैं, ड्राई क्लीन वाली शॉप खोल सकते हैं। कई संस्थान होते हैं जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे भी नौकरी मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे कई सारे रोज़गार के अवसर हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने 13th चैप्टर में ये पढ़ा कि वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव किस प्रकार से होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, और उसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप वो भी समझिए और पढ़िए, और इसके बाद हम नेक्स्ट 14th चैप्टर में आगे समझेंगे। तो अभी के लिए हम इस चैप्टर में जो समझा है उसे फटाफट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। तो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वस्त्रों की देखभाल क्यों ज़रूरी है, उसके दो पहलू हैं। पहला, उन्हें कोई भौतिक क्षति ना पहुँचे। दूसरा, उनसे जो दाग धब्बे और गंदगी है वो हटाने के लिए।
उसके अलावा ये विज्ञान और कला का संगम है। 3 प्रकार के धुलाई और देख रेख के उपकरण होते हैं। धुलाई के उपकरण होते हैं, सुखाने के उपकरण होते हैं और इस्त्री या प्रेस करने के उपकरण होते हैं। तो ये 3 प्रकार के उपकरण हैं जो वस्त्रों की देख रेख और रख रखाव में चाहिए। धुलाई के उपकरण में हमने पढ़ा 3 प्रकार की मशीनें, मैनुअल वॉशिंग मशीन, हस्तचलित, अर्ध स्वचालित और पूर्णतया स्वचालित। उसके बाद हमने पढ़ा किस तरीके से स्वचालित मशीनों में जो प्रक्रिया होती है कपड़े धोने की वो किस प्रकार से होती है। पहला जल भरना है, दूसरा जल स्तर नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण, धुलाई कितने प्रकार की होती है इन मशीनों में। उसके अलावा खंगालना या रिंसिंग क्या होता है, जल निष्कर्षण कितनी प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद जब पूरी धुलाई हो गई तो दूसरा जो हमने चरण पढ़ा था तब देख रेख में वो था सुखाना। तो सुखाने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं, 2 प्रकार के हैं, एक में तेज़ी से हवा आती है, दूसरे में धीरे धीरे हवा आती है। उसके बाद हमने पढ़ा इस्त्री करना किसे कहते हैं, क्यों हम इस्त्री करते हैं कपड़ों में, कितने प्रकार की इस्त्री आती हैं, और धोबी क्या होता है, धोबी घाट क्या है, ड्राई क्लीनर शॉप जो है वो क्या है, उनका क्या काम है, वहाँ क्या होता है। उसके अलावा व्यावसायिक धुलाई घर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से व्यवसायिक धुलाई घर में जो धुलाई होती है कपड़ों की देखभाल होती है। उसके अलावा हमने पढ़ी कुछ संस्थाएं जैसे कि हॉस्पिटल में, अस्पताल में किस प्रकार से धुलाई होती है, कपड़ों का रख रखाव और देखभाल कैसे होती है। उसके अलावा हमने पढ़ा लास्ट में होटलों के धुलाई घर क्या होते हैं। उसके अलावा हमने बच्चों पढ़ा किस प्रकार से कपड़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है बड़ी बड़ी संस्थाओं में, अस्पतालों या होटलों में जो कपड़े धुलते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा जीविका या फिर हम इस क्षेत्र में किस तरीके की जॉब ले सकते हैं या क्या करियर है। तो बच्चों आज हम चैप्टर में इतना ही पढ़ा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।